नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ खास है आज के हमारे एपिसोड में। रंगीन सब्जियों की जब बात होती है तो वो देखने में जितनी आकर्षक होती हैं उतनी ही बता दें आपको कि उनमें कई तरह के पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। आज के हमारे खेती किसानी सेगमेंट में हम एक ऐसी ही फसल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। कौन सी है वो फसल, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में। हरी भरी और रंगीन सब्जियों के लिए जानी जाती है। इस समय वातावरण में मौजूद नमी फसलों की बढ़वार में सहायक होती है। ऐसे में किसान अगर सही समय पर बुआई का काम करे तो बेहतर मुनाफा आसानी से लिया जा सकता है। वैसे सबसे अहम होता है सलाद के लिए पर्याप्त वैरायटी का होना। इस समय बाजार में मूली, गाजर, खीरा, पत्ता गोभी जैसी कई सब्जियां मिल जाती है, लेकिन अभी बाजार में लाल मूली कम ही दिखाई देती है। किसान अगर इसकी खेती करे तो सामान्य मूली की तुलना में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लाल मूली में सफेद की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इसकी मांग और दाम दोनों बढ़ाते हैं। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्में लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्में सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा मृदुला मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है। इसका रंग चमकीला लाल होता है, खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद कुछ तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती है। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। ये तो हो गई लाल मूली की खूबियां। अब इसकी खेती की बात कर लेते हैं। लाल मूली की खेती हेतु जीवांश युक्त अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा दोमट भूमि, चिकनी मिट्टी व काली मिट्टी में भी लाल मूली की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। लाल मूली के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत में 8 से 10 टन गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद बराबर मात्रा में पूरे खेत में फैला दें। इसके बाद 4 से 5 जुताई कर ले। जुताई के लिए आप रोटावेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं, जिससे खेत समतल हो जाए। इस तरह तैयार खेत में मूली का आकार अच्छा होता है। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। लाल मूली की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 8 से 10 टन गोबर की खाद, नाइट्रोजन 80 किलो, फास्फोरस 60 किलो, पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें, जिसमें कि नाइट्रोजन की आधी व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत में जुताई के समय देनी चाहिए। बची नाइट्रोजन की मात्रा 15 दिन बाद सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिए। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। रोग की बात करें तो मूली में खासकर चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फसल तैयार हो जाने पर मूली उखाड़ते समय खेत में हल्का पानी लगा देना चाहिए। खेत में नमी होने से मूली आसानी से उखड़ाती है, साथ ही मूली को पत्तों सहित उखाड़ना चाहिए। तो जाना आपने लाल मूली की खेती के बारे में, किस तरह से इसकी खेती को अपनाकर आप इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गाँव किसान।
खेती में करेंगे नई तकनीक का इस्तेमाल। आसान होगा अब आपका काम, माननी होंगी कुछ बातें। ड्रोन से करेंगे खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मछली पालन के बारे में। जानते हैं आप, मछली पालन व्यवसाय से जुड़कर हमारे जो युवा हैं वो कम समय में आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए जानते हैं। लगातार जनसंख्या में हो रही वृद्धि ने खाद्य आपूर्ति में इजाफा करने के लिए अहम कदम उठाने पर मजबूर किया है। विशेषज्ञों की माने तो इस समस्या के समाधान में मत्स्य खेती या मछली पालन मुख्य भूमिका निभा सकता है, क्योंकि मछली की बढ़ती खपत उनके उत्पादन को और सकारात्मक बनाती है। हाल फिलहाल एशियाई देश मछली उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 90% उत्पादन केवल एशियाई देशों में किया जा रहा है। वहीं भारत में मछली पालन में समुचित विकास के लिए उत्तरी राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में उपलब्ध खारे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने की तैयारी है। जलीय कृषि की वर्तमान स्थिति और क्षमता पर नजर डालें तो PMMSY ने 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा करते हुए खारे पानी में जलीय कृषि के बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 526 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने के लिए इन राज्यों में RAS और बायोफ्लॉक जैसी तकनीकों पर जोर दिया जाएगा। मछली पालन में बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादन लागत को कम करने के लिए परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क, फीड प्लांट, कोल्ड चेन और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं के विकास के साथ एक स्थान से ये सारी सुविधाएं मिल सके। इसके लिए क्लस्टर विकास मॉडल का विस्तार किया जाएगा। विकास की ये अवधारणाएं नए अवसर पैदा कर रही है। ये सारे तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि इस क्षेत्र में आसानी से जगह बनाई जा सकती है। खासकर युवा वर्ग के लिए मछली पालन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ बातों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। मछली पालक इस बात का ध्यान रखे कि जिस तालाब में मछली पालन किया जाना है उसकी लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिससे हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। सामान्य तौर पर प्रति वर्ष प्रति एकड़ के तालाब से करीब 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालने के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। बदलते दौर में युवा वर्ग कम समय में अधिक उत्पादन लेने के लिए कई तरह की तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। इसमें मछली पालन के धान के खेतों में मुर्गी पालन के साथ और बत्तख पालन के साथ भी मछली पालन किया जा रहा है, जिसमें व्यय भी कम आता है और मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। इस तकनीक को एकीकृत मछली पालन कहा जाता है। इस तरह मछली पालन कई गुना मुनाफे का सौदा है। अगर इसमें नुकसान की आशंकाओं को कम कर दिया जाए तो मुनाफे की राह बेहद आसान है। मछली पालक को चाहिए कि वो समय समय पर तालाब की निगरानी करते रहे। मछलियाँ अच्छे से विकास कर रही है या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो समय रहते उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है पशुधन कैलेंडर पर नजर डालने का। तो सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। मच्छर मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में
पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सोरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गोबर के ऊपर आधारित ये पूरी तरह से डिपेंड करती है। अच्छा, गोबर की खाद में लाभ है, उससे लाभ होता है। आमदनी बढ़ी आपकी? बिल्कुल बड़ी सर, उनकी बातें साकार होती हुई मेरे खेत में मेरे को दिखाई दे रही हैं। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर क्या है? प्राकृतिक खेती इससे बिल्कुल डिफरेंट है। बेसन और गुड़ से जीवामृत तैयार करते हैं जी। प्राकृतिक खेती है जी, अपनी देसी खेती जो इससे खाद खूद से बचकर जो गोबर पानी से करते हैं जी। इसकी जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारी देसी गाय। 3 गुना बदाम हो गया मेरा तो जी। प्राकृतिक देखो करनी चाहिए जी, इसमें खर्चा भी नहीं होता। स्कूल में जाया पहले तो काय खाकर सीखनी पड़ेगी नहीं। हमें अपने लिए नहीं जीना, अब देश के लिए और अपने बच्चों के लिए जीना है। देखिए दूरदर्शन किसान पर चौपाल चर्चा, प्राकृतिक खेती 29 मार्च मंगलवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का। जानते हैं आप कि ये आधुनिक खेती का ही नतीजा है कि कम समय में हमारे जो किसान हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले रहे हैं, सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान ने भी एक ऐसी ही तकनीक को अपनाया है। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं उनसे, जानते हैं उनकी सफलता की दास्तान। खेत में फसल को दुलारते ये है किसान विनोद सैनी, जो मेरठ में खेती की नई इबारत लिख रहे हैं। हालांकि पहले इन्होंने भी खेती में असफलता का सामना किया, लेकिन लगातार बदलाव करके आज बेहतर लाभ कमा रहे हैं, जिसके लिए विनोद जी ने मिश्रित खेती करना शुरू किया। इस प्रणाली से ज्यादातर किसान कम जोत में भरपूर फसल का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। किसान इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाते हैं। अमूमन इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का भी सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरठ के किसान विनोद जी ने अपने खेत में मिश्रित फसलें लगा रखी है। वो गन्ने के खेत में बचे हुए स्थान का उपयोग सहायक फसलें उगाने में करते हैं। इस समय उन्होंने गन्ने के साथ मसूर की फसल लगाई है। आइए जानते हैं विनोद जी से कि मिश्रित खेती के क्या लाभ है और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। लोगों ने जो गन्ने की साथ में सह फसल जो बो रखी है वो हमने कैसे तैयार करी, कैसे ली। जो आप देख रहे हैं ये मसूर और गन्ने का खेत है और हम लोगों ने ओटम में असोज में गन्ने की बुआई करी, यानी कि 15 सितंबर को हमने गन्ने की बुआई करी। और गन्ने की बुआई करी हमने टंच विधि से। टंच विधि का मतलब ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपकी 3 फुट होगी, 5 फुट है सॉरी, लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट और जो आँख से आँख की दूरी है वो आपकी 1 फुट होनी चाहिए। तो आँख निकालने के लिए पहले हमने गन्ने की आँख निकाली। एक आँख का गन्ना काटा और एक आँख के गन्ना काट के हम लोगों ने जो होता उसकी बुआई करी। जो आँख है वो एक एकड़ में करीब 10,000 आँख
8 से 10,000 आँख 1 एकड़ में लगती हैं। उससे हमारे गन्ने की भी बचत होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें करीब 5 कुंटल गन्ना 1 बीघे में लगता है या 25 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में लगता है। अगर हम गन्ने की आँख निकालकर बुआई करते हैं, टंच विधि से उसकी बुआई करते हैं, तो गन्ने की मात्रा लगभग 1.5 से 2 कुंटल लगती है। तो यानी कि हम 3 कुंटल गन्ने की बचत जो है टंच विधि द्वारा कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने खेतों में लागत को कम करना है। लागत कैसे कम करें, थोड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया है। तो इसी वजह से मैंने टंच विधि को अपनाया कि सबसे पहले तो मेरी बचत हो गई आपकी गन्ने के बीज में। किसान विनोद सैनी यही नहीं रुके, बल्कि वो एक एफपीओ भी संचालित कर रहे हैं जिसमें 250 से अधिक किसान उनसे जुड़े हुए हैं। उनके एफपीओ से जुड़े ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके अलावा किसान समूह में खेती से संबंधित समस्याओं का समाधान निकाला जाता है, जिससे कम लागत में ज्यादा मुनाफे के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। भारत सरकार ने नाबार्ड के द्वारा एक एफपीओ का गठन किया, जिससे कि यहाँ के किसानों को जो उनके मार्केट संबंधी दिक्कतें हैं उसमें लाभ मिले। जो खेती में खर्चा आता है, जो लागत आती है, उसको कैसे कम किया जाए, जैसे कि किसान एकत्रित होकर, संगठित होकर सभी चीज़ को जो है इकट्ठा लें और उसको जो है जो भी बेनिफिट हो जिसके मार्जिन में, वो भी किसानों को बराबर मात्रा में उसका हिस्सा, उसके जो उसने एफपीओ के अंदर अपना हिस्सा लिया है, शेयर किया है, उसके हिसाब से उसको मार्जिन जाए। एफपीओ के गठन से ही हमारे क्षेत्र में ये लाभ मुझे लगता है कि अवश्य होगा कि जैसे छोटे छोटे किसान हैं, किसी ने जो है धान 2 बीघे लगाया है, किसी ने 5 बीघे लगाया है, उनको मार्केट के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कोई भी बंदा जो प्राइवेट परचेजर होते हैं वे आते हैं और औने पौने भाव से जो है किसानों का माल लेते हैं और किसानों को जो है मार्केट उपलब्ध न होने के कारण वो माल जो है कम रेट पे जो है उनको बेचना पड़ता है। इसी कोई चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो एफपीओ है उसका उद्देश्य यही रहेगा कि या तो हम उस माल को इकट्ठा परचेज करके और मंडी तक या एक्सपोर्टर या राइस मिल तक जो है उनको पहुंचाएं, या फिर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हम यहाँ पे डेवलप करें, जिससे कि किसानों को जो है उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य उन्हें मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एफपीओ को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हम जोड़ेंगे, जिससे हर फार्मर्स को, हर जो उसका सदस्य है, उसको अधिक से अधिक लाभ मिले। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और एक बार में 2 से 3 फसलें ले सकेगा। साथ ही एफपीओ के माध्यम से फसल उगाने से लेकर बेचने तक में आ रही बाधाओं का निराकरण किया जा सकेगा। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपको दे दें, दोबारा आप ही हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं। क्या करना है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। देख सकते हैं आप हमारा कार्यक्रम गाँव किसान, पुनः तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस इसके साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।